तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ pollinated crop through hybridization, हाँ, नेम्ड बैक क्रॉस मेथड। तो बैक क्रॉस मेथड को आप उसका जो टर्म है उसको अगर उसकी मीनिंग निकालें तो क्रॉस करना, हाँ ये क्रॉस करना तो है ही इसमें, क्योंकि हाइब्रिडेशन आप करेंगे, क्रॉस कर रहे हैं और बैक जाकर क्रॉस कर रहे हैं, यानी उसकी पहली जनरेशन जो है, इसके पहले जो पूर्व की जनरेशन है या पेरेंट कह लें आप, वो भी, या पेरेंट के ऊपर, उनसे आप क्रॉस करके ये मेथड जो है ड्राइव हुआ है, डेवलप किया गया। अब इस मेथड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमारे लिए यूज़फुल है, इसको आप एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वीट क्रॉप में हमारे पास ऑलरेडी एक वैरायटी है जो यील्ड के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रही है किसी रीजन में और पॉपुलर है, वहाँ पे फार्मर्स उसको जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कुछ वर्षों में कोई डिसीज़ आई, मान लीजिए रस्ट डिसीज़ आई, किट रोग जिसको कहते हैं। अब वो एक ऐसा रोग था जो कभी कभी आता है, लेकिन जब आया तो वो वैरायटी उस रोग को टॉलरेट नहीं कर पाई, उसके लिए वो रेजिस्टेंस नहीं था उसके अंदर, और वो ससेप्टिबल थी, और अच्छी खासी फसल जिससे उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा प्रोडक्शन आएगा, और वो पूरी की पूरी फसल न सिर्फ किसी एक किसान की बल्कि उस रीजन में जो जिन लोगों ने वो वैरायटी लगा रखी थी, जो कि सबसे ससेप्टिबल थी, संवेदी थी उस पर्टिकुलर रोग के लिए, उस पूरे रीजन में जो है वो फसल जो है नष्ट हो जाती है गेहूं की। तो ये समस्या को हमें हल करना है। हाँ आ जाइए। ये समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, कि हमारी वैरायटी भी अच्छी है, उसका प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, हम उसको फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। हाँ ऐसा कुछ हो जाए कि जिस डिसीज़ से उसको लॉस हुआ, जिसके लिए वो उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं था, वो पावर ही डाल दिया जाए। बस यही एक प्रयास किया जाता है ब्रीडर के थ्रू, और इसके लिए मेथड जो यूज़ किया जाता है बैक क्रॉस मेथड यूज़ किया जाता है। अब वो मेथड किस तरह से वर्क करता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको समझने के पहले थोड़ा सा आप जीन के एक्शन को मैं आपको बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जीन्स आप जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई कुछ भी हो, और उनके जो बाहर से आप फिनोटाइप देखते हैं, जो फिनोटाइप एक तरह से उनके कैरेक्टर है, तो प्लांट की हाइट है, उसके लीव्स का साइज़ है, लेंथ विड्थ है, उसके फ्लावर का कलर है, उस फ्लावर की पोजीशन है, उसकी जो ईयर्स हैं उसकी लेंथ है, नंबर ऑफ ग्रेन पर ईयर है, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं, फिनोटाइप जो हमें दिखते हैं। और हर कैरेक्टर के पीछे उसको कंट्रोल करता है कौन, जीन करता है। तो जीन कंट्रोल करता है, तो उसको ऐसा मत समझे कि जीन ने कुछ ऐसा इंप्रेशन डाला, एफर्ट से वो कैरेक्टर जो है प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। कि जैसे अगर प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट में जो उसका बायोमास है, उस बायोमास को आप देखें, उसका जो निर्माण हुआ है बायोमास का, आखिर प्रोटीन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, सब में प्रोटीन से ही जो है उसकी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो उस प्रोटीन को बनाने का निर्देश किस टाइप का बनेगा, प्रोटीन किस टाइम पे बनेगा, किस क्वांटिटी में बनेगा, ये सब ये एक्चुअली रेगुलेट कौन करता है, जीन करता है। और उसी के द्वारा ही जो है प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया कंट्रोल करते हुए, और प्रोटीन सिंथेसिस से ही जो है आगे चल के किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो, एनिमल हो, उसका निर्माण होता है। इस तरह से ये प्रोसीजर होता है। तो इसमें हमने कोई ऐसा प्लांट कलेक्ट किया जिसके अंदर वीट का प्लांट सैंपल, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर रस्ट डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस पावर है, और एक उचित परिमाण में, यानी वो डिसीज़ के आने पर वो उससे बिना प्रभावित हुए
सर्वाइव करता है और उसका जो भी यील्ड की क्षमता है वो यील्ड वो उसको यील्ड देता है वो। तो हमने ये कलेक्शन कहाँ से किए कर सकते हैं हम? एक्सप्लोर करके हम कर सकते हैं, वाइल्ड रीजन में जाके जा सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ ओरिजिन में जाके कलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास अगर हम जर्म प्लास कलेक्शन है उसमें देख लें कि क्या कोई है ऐसी गेहूं की कोई ऐसी एंट्री है, लाइन है जिसमें रेजिस्टेंस पावर हो उस पर्टिकुलर डिसीज़ का मिलती है, तो ठीक है, नहीं तो जहाँ जर्म प्लास कलेक्शन होता है NBPGR के थ्रू जो है आप जो है उसको अपने रिक्वायर कैरेक्टर पर आधारित जो है सैंपल जर्म प्लास को मंगवा सकते हैं। आने के बाद में अब हम उसको क्रॉस करा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस लक्षण की बात हो रही है यानी डिसीज़ रेजिस्टेंस, जो हमने जर्म प्लास कलेक्ट किया मंगाया है उसके अंदर पाया जा रहा है, क्या उसको कंट्रोल करने वाला जीन के थ्रू डिसीज रेजिस्टेंस भी उसके अंदर जो अगर है तो वो भी जीन रेगुलेट करेगा, हर लक्षण को जीन रेगुलेट करेगा। तो जो सैंपल हमने मंगाया जर्म प्लास कलेक्ट किया उसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने वाला जीन पाया जाता है। तो क्या आपकी अपनी फसल में उसी डिसीज को रेगुलेट करने वाला जीन होगा कि नहीं होगा? आप ये बताइए। या वो जीन सिर्फ जो है जो जर्म प्लास आपने मंगाया उसी भर में पाया जाएगा? बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि जीन्स तो सारे के सारे हैं हर प्लांट में, किसी भी क्रॉप का कोई प्लांट ले लें और वैरायटी ले लें, जीन्स तो सब के सब हैं। बस ये होता है कि जीन अपना परफॉर्म दिखाने के लिए, जबकि अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में दिखाता है तो उस फॉर्म में उसका एलील मौजूद है या नहीं है। मान लीजिए डिसीज रेजिस्टेंस को शो करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला जीन अगर अपनी डोमिनेंट स्टेज में और पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड एलील है उसकी प्रेजेंस में और डोमिनेंट फॉर्म में रहते हुए वो एक्सप्रेस करता है, तो ये कंडीशन है। हो सकता है कि हमारे वैरायटी में उस जीन का वो संबंधित एलील ना हो, और वो संबंधित एलील अगर है भी तो मान लीजिए वो रिसेसिव कंडीशन में हो। लेकिन जनरली यही होता है कि हमें मालूम है कि जीन के अलग अलग एलील्स होते हैं और पर्टिकुलर एलील हमारी क्रॉप में नहीं है। ये कंडीशन हम लेके चलते हैं कि हमें वो डिफरेंट एलील किसी और ही जो है प्लांट से, वीट प्लांट से ही हमको ट्रांसफ़र करके लाना पड़ेगा अपनी क्रॉप में। इतना क्लियर हो गया? पर्टिकुलर वो एलील लाना है जो हमारे पास, हमारे वैरायटी में जो जीन है उसमें एलील दूसरा है वो। अच्छा, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया आपको जीन लेवल पर जिसको हमें ट्रांसफ़र करके लाना है। दूसरी चीज़, आप एक नॉलेज आपको ये भी होना चाहिए, ये डायग्राम बना हुआ है, अच्छी बात है, इससे आपको मैं समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी एक कैरेक्टर को फोकस करते हुए उससे रिलेटेड जीन को भर देखिए। यहाँ दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है। किसी एक लक्षण का, मान लीजिए डिसीज़ के रेजिस्टेंस से संबंधित जो जीन है उसको हमने यहाँ पे शो किया, मान लीजिए ए लेटर से, ठीक है। अब उस ए लेटर में उसका जो एलील है रिसेसिव है और होमोजाइगस यहाँ पे जो एलील है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। जब आप जो है इसका क्रॉस करेंगे तो आपको मालूम है F1 में क्या होगा कि यहाँ से केवल एक अकेला एलील आएगा और यहाँ से एक अकेला एलील आएगा, और वो दोनों गैमेट के थ्रू आएंगे अपने अपने पेरेंट से और फ्यूज होके डिप्लॉयड कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए बना लेंगे। एक अकेला कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं बनेगा, ढेर सारे बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन बनेंगे सब के सब कैपिटल ए स्मॉल ए वाला ही जो है जायगोट बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन नहीं होगी इसमें, क्योंकि इस पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं। बाकी और जीन्स के साथ क्या हो रहा है उसको हम नहीं फोकस कर रहे हैं। हमें मालूम है कि जो ये जीन है, ए जीन, उसका एक पेरेंट में केवल रिसेसिव है, दूसरे में केवल डोमिनेंट है। और जब आप क्रॉस करेंगे F1 में, हर जनरेशन में, हर प्लांट जो उसकी आएगा F1 जनरेशन, सब में हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ये कंडीशन। इसके बाद में
आप इसको अगर इसके किसी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं, जो यहाँ मैंने इसको उतार दिया, लिख दिया और क्रॉस कराया, तो ये बैक क्रॉस कहते हैं उसको। सिंपल है, बैक क्रॉस कराया। बैक क्रॉस कराने पे आप देखिए इससे जो है दो प्रकार के एलील और या उनके बेस पे गैमेट बनेंगे। एक गैमेट होगा जिसमें केवल उस पर्टिकुलर जीन का डोमिनेंट एलील होगा ए, ठीक है, और एक गैमेट उससे और बनेगा दूसरे प्रकार का जिसमें रिसेसिव उसका जो है जीन होगा स्मॉल ए। तो दो तरह के ये गैमेट जिसमें जो जीन है भिन्न भिन्न है, दो प्रकार के, एक गैमेट में डोमिनेंट, एक में रिसेसिव। ये भी जो है गैमेट बनाएगा, इससे जो गैमेट बनेंगे वो सब एक प्रकार के होंगे, क्योंकि इसमें केवल डोमिनेंट एलील है, तो सारे जो गैमेट होंगे उसमें जो एलील होगा वो डोमिनेंट ए एलील होगा। तो एक ए और यहाँ पे ए, इससे मिलके बनेगा जो प्लांट उसका जायगोट कैपिटल ए, और दूसरा क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। दो ही टाइप के जो है संतति या प्रोजनी पाई जाएंगी। अब इसके बाद में आप आगे बढ़िए, आप जो है यहाँ पे इस पे गौर करिए कि ये जो दो तरह के आपको संतानें मिलेंगी जिसके जीनोटाइप क्या क्या रहेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, इनका रेशियो 50-50% होगा, ठीक है। अब इनमें से आपने ये वाला पोर्शन जो है, ये जीनोटाइप वही है जो हम बैक क्रॉस में ले रहे हैं एक पेरेंट को, ठीक है। तो हमने इसको दोबारा से बैक क्रॉस कराया, वही पेरेंट को फिर ले लिया। इसको इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसको कराने पे आपको मालूम है जो संतानें मिलेंगे वो कैपिटल ए मिलना है, उसको हमें मतलब नहीं है। हमने इसको कराया इससे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कराने में फिर क्या होगा कि दो टाइप के आपको प्लांट मिलेंगे, दो तरह के जीनोटाइप पर आधारित, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए वाले। अब ये हो रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जो जीनोटाइप है उसकी संख्या फिर आधी हो गई, यहाँ जितनी थी उससे आधी हो गई। और ये क्योंकि आधी मात्रा आधी संख्या में तो ये बन गया, और ये बना मतलब ये जीनोटाइप की वृद्धि होती चली जा रही है। फिर से आप इसको क्रॉस करिए, इसके बैक क्रॉस करके पेरेंट्स के साथ में, तो अब जो है फिर से दो टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, और जिसमें ये वाला जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन फिर हाफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? हर बार जैसे जैसे आप बैक क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन लगातार अपनी अगली जनरेशन में इसका रेशियो आधा होता चला जा रहा है, कम नहीं, कम तो हो रहा है लेकिन वो 50% उसका जो है गिरावट उसमें हो रही है हर बार। यहाँ पर 25 था तो 12.5 से फिर गिरावट होगी, कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। उसके बाद फिर अगली बैक क्रॉस कराया आपने, अगली जनरेशन में 6 की जगह 3 पॉइंट समथिंग। ऐसा करते करते जब आप BC9 में आएंगे तो इसका रेशियो जो है जीनोटाइप का घटता जा रहा है, लेकिन ये वाले जो पेरेंट का है इसका रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आगे चल के ये जो BC9 वाली जो प्रोजनी रहेगी, अगर इसको देखा जाए तो ये ज़्यादा इसका जो मैचिंग है वो अपने पेरेंट्स के साथ में हो गया है। ये एक समान प्रक्रिया होती है जब आप बैक क्रॉस करते हैं, और यही चीज़ का आप फ़ायदा उठाएंगे अपने फसल सुधार कार्यक्रम में। इस गुण का या इस नेचर का आपको इस्तेमाल करना है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है अपने क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। अब हमने इसमें करेंगे क्या, हमें कुछ नहीं करना है। हमने ये मान लिया कि हमारे पास में जो डिसीज़ रेजिस्टेंस का गुण रखने वाला प्लांट है उसमें जो जीन है जो उसको रेगुलेट करता है वो डोमिनेंट कंडीशन होने पर ही अपना प्रभाव दिखाता है। और जब जिन पौधों में डिसीज़ रेजिस्टेंस से संबंधित, केवल उसी की बात कर रहे हैं, डिसीज़ रेजिस्टेंस से संबंधित जीन डोमिनेंट फॉर्म में होगा उसका एलील, तो वो पौधा डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है,
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिसीज़ के रेजिस्टेंस से संबंधित जो जीन है वो अपना प्रभाव तभी दिखाता है जब वो रिसेसिव कंडीशन में होता है, और आपको मालूम है कि रिसेसिव कंडीशन में होने पे प्रभाव तब दिखेगा जब वो होमोजाइगस भी हो। यानी अगर आप डिसीज रेजिस्टेंस को R से शो करें तो ये कंडीशन होना चाहिए डिसीज़ के रेजिस्टेंस से संबंधित जीन की कि वो स्मॉल r जीनोटाइप इसका हो। उसी कंडीशन में ही वो जो है डिसीज रेजिस्टेंस शो करेगा। तो दो तरह के आपको डायरेक्शन में काम करना पड़ सकता है, जो कि डिपेंड कर रहा है जीन क्या जो एक्सप्रेशन है डिसीज़ के रेजिस्टेंस के लिए उसके ऊपर की। पहली कंडीशन क्या है कि जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में होता है तभी जो है वो डिसीज़ का रेजिस्टेंस जो है एक्सप्रेस करता है। जिस पौधे में संबंधित जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में कैपिटल R हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कैपिटल R स्मॉल r भी हो सकता है, क्योंकि प्रभाविता का गुण अगर उसके अंदर है तो एक अकेला एलील भी अगर डोमिनेंट है, दूसरा अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव कोई काम नहीं, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, केवल डोमिनेंट एलील जो है अपना प्रभाव दिखाएगा और डिसीज रेजिस्टेंस इसमें आएगा। हर उस प्लांट में जिसमें संबंधित जीन है R फॉर्म में हो, या कैपिटल R जीनोटाइप वाले फॉर्म में हो, या कैपिटल R स्मॉल r जीनोटाइप वाले फॉर्म में हो, तो वो डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस होगा। केवल एक कंडीशन, अगर स्मॉल r कंडीशन में है उसका जीनोटाइप, तो वो ससेप्टेबल होगा। हमारी वैरायटी में यही हुआ है। हमारी वैरायटी में ढेर सारे जीन्स हैं, हमें पता है डिसीज़ से संबंधित जो जीन है उस जीन का जो एलील है वो रिसेसिव फॉर्म में है, यानी अगर हम उसको R लेटर से शो करते हैं तो वो स्मॉल r कंडीशन उसमें पाई जा रही है। आप यहाँ देख लें, ये हमारा वो वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी, एग्जिस्टिंग वैरायटी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर उत्पादन देने की बहुत अच्छी क्षमता है। केवल एक उसमें दुर्गुण है कि वो जब डिसीज़ आती है रस्ट वाली तो उसके प्रति वो जो है रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर नहीं है। कारण ये है कि उसके अंदर भी जीन है डिसीज़ को फेस करने वाला, डिसीज़ पर वर्क करने वाला जीन है, लेकिन वो उसमें जो एलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में है। किसी तरह से ये एक R को या दोनों R को आप कैपिटल कर लें। कहाँ से करेंगे? आपने जो कलेक्शन किया, कहीं और से सैंपल मंगाया जिसमें डिसीज़ का रेजिस्टेंस वाला गुण है, वो प्लांट आपने कहीं से मंगाया, वो पेरेंट B के तौर पे है जिसको हमने लिया, और उसके अंदर जो जीन है डिसीज़ रेजिस्टेंस का वो क्या है कैपिटल R उसमें मौजूद है। अब हमें ये करना है कि इस वैरायटी में जो हमारी वैरायटी है जिसको हमने PA से शो किया है, इसमें एक ही जीन में परिवर्तन करना, बाकी दूसरे जीन सब वही रहना चाहिए, क्योंकि बाकी और जो जीन है जिस फार्म में है वो फार्म ऐसा है कि उत्पादन अच्छा देता है और गुणों में भी अच्छा है। तो बाकी और जीनों को बिना डिस्टर्ब किए आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप अगर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे तो आपको मालूम है कि F1 जनरेशन में इधर से भी गैमेट आने हैं और इधर से भी गैमेट आने हैं। और जब दोनों जगह से गैमेट आएंगे तो इसको तो हम देख रहे हैं कि एक गुण में तो अच्छा है, बाकी उत्पादन में और दूसरे गुणों में तो ये अच्छा नहीं है। तो इसका लेकिन 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उत्पादन जो है F1 में घट जाएगा, F1 जनरेशन में घट जाएगा। चलिए घटने दीजिए, कोई बात नहीं। हम पहला प्रयास तो ये करें कि किसी तरह से ये जो आगे की संतान हैं, प्रोजनी हैं, इनमें डिसीज़ रेजिस्टेंस तो आ जाए। तो F1 में आपको मालूम है कि F1 के सारे पौधे डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस होंगे। कारण यह है कि यहाँ पर एक R जो है एलील आ रहा है और दूसरा यहाँ से स्मॉल आ रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और कैपिटल R यहाँ पे मौजूद है, इसलिए अपना प्रभाव दिखाएगा, डिसीज़ से रेजिस्टेंस होगा F1 के सारे पौधों में। सारे पौधे F1 के उनमें डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस होगा। बस ये है कि उसमें उत्पादन क्षमता इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करें कि हम जो है इस F1 का बैक क्रॉस करा दें इससे, अपनी वैरायटी से कराइए आप। जब आपने बैक क्रॉस कराया, उस जनरेशन को आप BC1 कहेंगे, और उसमें क्या होगा कंडीशन, कैपिटल R और स्मॉल r जीनोटाइप वाले आपको प्लांट मिलेंगे, और ये सब के सब क्या होंगे, डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस होंगे। अंतर ये रहेगा कि इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने पे चूँकि बैक क्रॉस हुआ है
तो इस वैरायटी के भी जो जीन यील्ड या उपज को बढ़ाने वाले हैं उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ गया। यहाँ पे ये होगा कि इसके मुकाबले में उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी और डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस भी है। एक बार बैक क्रॉस आप और करेंगे, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि डिसीज़ रेजिस्टेंस है, लेकिन कंट्रीब्यूशन यील्ड वाले जीन्स का अब बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में अच्छा ये बताइए कि डिसीज़ रेजिस्टेंस है ये कैसे पता चल रहा है? डिसीज़ क्या हर साल वो आ जाएगी है? ये तो एक एक साल लग रहे हैं आपको, एक एक सीज़न लग रहा है ना, एक एक सीज़न में आप आगे बढ़ रहे हैं। एक साल ये हुआ, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो हर साल डिसीज़ आ रही है क्या? हो सकता नहीं आए, तो आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट करके आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बैक क्रॉस आप करा रहे हैं तो ये जीनोटाइप बचेगा, और इसके अलावा दूसरा जीनोटाइप कौन सा? अगर स्मॉल आर है तो वो नहीं बचेगा, ठीक है, वो नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यही बचता जा रहा है, आप इसको लेते जा रहे हैं, हर बार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से करते करते आप BC 6 जनरेशन तक आ जाइए। तब तक आपको मालूम है कि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी कुछ बढ़ चुका होगा, ठीक है। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर जो कहना चाहिए, ये जो आपका डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस वाला जो एलील है, डोमिनेंट एलील है, वो भी कंडीशन उसकी जो है होमोजाइगस कंडीशन आती जा रही है ना। हमको तो दो तरह के जीनोटाइप में कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में डिसीज रेजिस्टेंस मिलता है, हम लेते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम, तो कैपिटल आर वाली संभावनाएं ही बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और उसमें स्थिरीकरण आ रहा है, सेग्रीगेशन को जो कहना चाहिए, जो सेग्रीगेट होते जा रहे हैं, सेग्रीगेशन भी जो है उसमें लगाम लगती जा रही है। अब आइए यहाँ पे BC 6 को आपने सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, क्योंकि आपको मालूम है ये जो हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कर रहे हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता ही है। आपने इसी की एक जनरेशन को उगाई। इस जनरेशन को जब आपने उगाया तो F2 जनरेशन है चूँकि, तो उसमें आपको मालूम है जीन्स का रीअरेंजमेंट होता है। सेग्रीगेशन मेंडल का नियम के हिसाब से सेग्रीगेट होते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं कि मेल और फीमेल पेरेंट्स के जो भी गैमेट्स बन रहे हैं, हर गैमेट जो भिन्न भिन्न प्रकार का है, उनके पास पूरे बराबर के चांसेस होते हैं फ्यूज होके गैमेट हर कॉम्बिनेशन में बनाने के। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो जो ये कहता है कि गैमेट जो भिन्न प्रकार के आ रहे हैं एक पेरेंट से, और गैमेट्स जो दूसरे पेरेंट से भिन्न प्रकार के आ रहे हैं, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी है फ्यूज़ होकर कॉम्बिनेशन में, हर तरह का कॉम्बिनेशन बनाने में। तो इस वजह से क्या होता है कि F2 जनरेशन में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन में पौधे दिखते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको ऐसा पौधा सिलेक्ट करना है। आर्टिफिशियल डिसीज़ को क्रिएट करना पड़ रहा है तो आप क्रिएट करिए, जो मर जाते हैं प्लांट मरने दीजिए, जो बच गए हैं उनमें आपको ये चीज़ पता है कि इस समय डिसीज़ रेजिस्टेंस है। अब उनमें से वो प्लांट आप सिलेक्ट करिए जो बाकी और लक्षणों में PA के समान हो, उत्पादन क्षमता में, प्लांट हाइट में, बालियों की संख्या में, अर्लीनेस में, जो इसके समान हो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह के कई पौधे आप सिलेक्ट करेंगे, ये भी बात है, एक अकेला पौधा सिलेक्ट करेंगे नहीं। अब कई पौधों में जिनको आपने सिलेक्ट किया है टैगिंग कर दिए, जब वो मेच्योरिटी पे आएंगे हर पौधे का बीज अलग अलग आप इकट्ठा कर लीजिए। अब हर पौधे का जो अलग अलग बीज है अगली जनरेशन में फिर उसको बोइए और लाइनों में बोइए। एक लाइन में एक पौधे का बीज, दूसरी लाइन में दूसरे। अब इन लाइनों में एक बार आप फिर से जो है छटनी करिए। जो आपको लाइन दिखती है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उनको हटा दीजिए। और जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जिसमें उत्पादन क्षमता गुण इसके समान है और डिसीज़ रेजिस्टेंस तो है ही, तो उन्हें आप छांट के अलग कर लीजिए। उन्हें फिर आप रिप्लिकेटेड ट्रायल में लगाइए। जो आपने शॉर्ट आउट किया है 4-5 इंट्रीज़ को, उनको 3 रेप्लिकेशन में आप एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में लगाइए। साथ में चेक वैरायटी भी लगाइए। चेक वैरायटी से ये होगा कि हाँ डिसीज़ रेजिस्टेंस तो है ही, उपज के मामले में भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये उसी के समकक्ष है या उससे बेहतर है। समकक्ष भी है तो भी बेहतर इस मामले में है कि डिसीज़ रेजिस्टेंस तो आ गया ना।
और उससे बेहतर उपज में मिल रही है तो और बेहतर है। ये यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। इसके बाद में आप न्यू वैरायटी के तौर पे आपने ये पहले लोकल लेवल पे आपने ट्रायल लगाया, उसमें आपने श्योर हो गए कि हाँ ये जो है बेहतर है, हमारे इस प्रोसेस के द्वारा, इस मेथड के द्वारा जो डेवलप किया एंट्री हमने, ये बेहतर है। अब आप इसको भेजें वैरायटी, न्यू वैरायटी रिलीज़ का जो एक प्रोसीजर है, यानी इक्रिप में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उसमें आप अपनी एंट्री भेजिए। फिर वो जो है नए सिरे से जो है 3 साल उसकी टेस्टिंग करेंगे। पहले जो है उसका इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। एक ट्रायल उसका इवेल्युएशन के लिए होगा, वो पहले चेक करेंगे कि हाँ इसके और बाकी लक्षण कैसे हैं, या एंट्री जो है उपयुक्त है कि नहीं। शॉर्ट आउट करना होगा हटा देंगे, नहीं करना होगा तो उसको आगे जो है जाएगा आपके यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में जाएगा। यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में क्या होगा, डिफरेंट अलग अलग जोन में भेजेंगे, वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन भेजेंगे और वहाँ देखेंगे कि ये एंट्री डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, कहीं अधिक वर्षा वाला है, कहीं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कहीं लो लैंड एरिया है तो कहीं अपलैंड एरिया है, सब में परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। उसके बाद में अगर अच्छा है तो उसको सिलेक्ट करके फिर 3rd ईयर में एडाप्टिव टेस्ट होता है, जो कि इससे बड़े एरिया में होता है, 0.04 हेक्टेयर में, जो कि किसानों के जो प्लाट है या फिर सरकारी फार्म में किया जाता है एडाप्टिव टेस्ट। यहाँ पे उसका जो है फिर फाइनल डिसीजन होता है वैरायटी लीज कमेटी के द्वारा। वो रिकमेंड कर देती है कि ये नई वैरायटी के लिए उपयुक्त है, और वो जो है रिकमेंड करिए तो वो जो स्टेज होगी वहाँ पे, इस स्टेज से जब वो निकलेगा तो ब्रीडर सीड होगा। फिर उसको चूँकि मात्रा कम होती है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 साल, और उसका बनाया जाएगा आधार बीज। आधार बीज के बाद आधार बीज कौन बनाएगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के थ्रू बनेगा। और आधार बीज को फिर जो है 1 साल और उगा के NSC या सीड सोसाइटीज़ या सीड कॉरपोरेशन, इनके द्वारा मल्टीप्लाई फिर करके सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा फार्मर को। ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आपकी क्लास में 5 मिनट मैं और लूँगा ये बताने के लिए कि ये तो बड़ा आसान प्रोसीजर था। आपको अगर समझ में आ गया ठीक है, कुछ कमी रही हुई तो आप बुक से टैली कर लेना, पर ये बड़ा आसान था। इसमें आसानी क्या थी, आसानी ये थी कि आप हर स्टेज में जब आप आते थे तो चूँकि डिसीज़ को रेगुलेट करने वाला जो जीन था, वो जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में रहने पे डिसीज़ रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करता था। तो जहाँ हमें मालूम है कि हमने सीधे डिसीज़ पैदा की, जहाँ वो डोमिनेंट फॉर्म में था वो बच गया, बाकी अगर रिसेसिव फॉर्म में थे, स्मॉल आर वाले जितने पौधे थे वो मर जाते थे। कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन वाले बचते थे डिसीजन में। और ये डोमिनेंट एलील ही जो है रिस्पॉन्सिबल था, एक्सप्रेस करता था डिसीज़ रेजिस्टेंस को। तो हम बड़ी आसानी से डिसीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट किए और वो जो है अपना गुड एक्सप्रेस करता था, डिसीज़ रेजिस्टेंस सर्वाइव करता था, हमने उसको सिलेक्शन कर लेते थे, आगे बढ़ते चले आए। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब डिसीज़ रेजिस्टेंस से संबंधित जो जीन है वो तब एक्सप्रेस करता है जब वो रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो रिसेसिव फॉर्म में होता है तो आप तो ये देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे जब बैक क्रॉस कराया, अब हम आ जाते हैं इस कंडीशन में। ये हमारा पेरेंट है जिसमें डिसीज से संबंधित जो जीन है वो कैपिटल आर डोमिनेंट फॉर्म में है, और डोमिनेंट फॉर्म में डिसीज रेजिस्टेंस शो नहीं होता है। ये दूसरा प्लांट है जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस के से संबंधित जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है, होमोजाइगस स्मॉल आर, और इस कंडीशन में ये जो है डिसीज रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। अब हमें क्या करना है कि अपने इस प्लांट में, अपनी इस वैरायटी के प्लांट में बाकी अन्य जीनों को वही रखते हुए ये जो कैपिटल आर कंडीशन है इसको किसी तरह से हटा के स्मॉल आर कंडीशन करनी है। अभी हमारे इस प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंस से संबंधित जो आर जीन है उसका स्मॉल आर वाला एलील है ही नहीं, कैपिटल आर है। हमको लाना है यहाँ पे न सिर्फ स्मॉल आर लाना है बल्कि इस तरह से लाना है कि स्मॉल आर जीनोटाइप हो जाए। अकेले एक स्मॉल आर लाने से भी काम नहीं होगा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब ये कंडीशन हमें लाना, तो हमने क्रॉस किया, बैक क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन मिलेगी वो हेटेरोजाइगस होगी।
कैपिटल आर स्मॉल आर। अब डिसीज़ का जो है आप इन्वायरमेंट बनाइए या डिसीज़ नेचुरली आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो क्यों क्या होगा कि आपने ये जो प्लांट F1 प्राप्त किया, अगर आप डिसीज़ लाएंगे तो क्या होगा? ये मर जाएगा। तो आपको डिसीज़ लाना ही नहीं है, अभी फ़िलहाल डिसीज़ नहीं लाना है, यहाँ पे ये नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये हम स्मॉल आर जीनोटाइप नहीं कर लेते हैं तब तक आप डिसीज़ नहीं लाने दीजिए, अभी चलने दीजिए। ऐसे बैक क्रॉस किया आपने, ये बन गया। हमें ये तो पता चल गया ना कि हमारे इस प्लांट में F1 में स्मॉल आर एलील की एंट्री हो चुकी है, ये तो श्योर है ना, इसमें तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसके बाद आप आइए यहाँ पे जो है बैक क्रॉस कराइए। बैक क्रॉस कराने पे आपको 2 तरह के जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे भी जो है डिसीज़ का इन्वायरमेंट आपको नहीं पैदा करना है। अब इसमें क्या करना है कि इनमें आप सेल्फ पॉलिनेशन होने दीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन किस में आप होने देंगे? इस प्लांट में। इस प्लांट में जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो जो नए आपको कॉम्बिनेशन में प्लांट मिलेंगे उसमें डिसीज़ रेजिस्टेंस से संबंधित जो जीन है जिसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है और स्मॉल आर भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर जो है डिसीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। ये जो है आपके मारे जाएंगे, ये बच गया, सिलेक्ट हो गया ये, लेकिन ये सिलेक्ट तो हो गया पर अभी इसकी उत्पादन क्षमता तो बहुत कम है, इसलिए आप इसको अब आगे बढ़ने दीजिए आगे की जनरेशन में और बैक क्रॉस कराते जाइए। और यही टेक्निक इस्तेमाल करिए, कुछ बैक क्रॉस कराइए, डिसीज़ का इन्वायरमेंट नहीं पैदा करिए, आप उसमें बढ़ाइए, इसके यील्ड वाले जीन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाइए और बैक क्रॉस करते जाइए। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया कि हम जो है 2 बार जो है बैक क्रॉस करेंगे, फिर एक बार उसको स्वपरागित होके डिसीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फिर आगे बढ़िए, फिर आप 2 बार इसको बैक क्रॉस करिए, 4 बार बैक क्रॉस हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन यील्ड वाले जीन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा लिया, और अगले बार फिर आप जो है सेल्फ परागण यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने दीजिए, प्रोजनीज बनने दीजिए, फिर डिसीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप मारे जाएंगे, स्मॉल आर बचेंगे। लेकिन बैक क्रॉस अभी इतने हो चुके हैं तो ये स्मॉल आर से संबंधित जो प्रोजनी है उसमें अब यील्ड अच्छा परफॉर्म करने से संबंधित जो जीन्स थे उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कुछ बढ़ चुका होगा। आगे बात समझ में, ये टेक्निक है एक्चुअली, ये जो है जेनेटिक प्रिंसिपल्स का, जीन एक्शन का हम यूज़ करते हुए साइंटिफिक वे में, और वो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक प्लांट ब्रीडिंग का मेथड जो है डेवलप किया है इसको। समझ में आया? ये जिनको अधूरा भी समझ में आएगा तो एक रूपरेखा तो बन गई होगी, है ना, इंडिया का एक मैप बन गया होगा, उसमें स्टेट की क्या पोजीशन है उसको आप बुक से पढ़ के स्टेट वाली लाइनों को भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आपका इंडिया का पूरा मैप विथ स्टेट की जो है बॉर्डर लाइन के साथ में बन जाएगा, ठीक है। आगे ये सब चीज़ें कॉमन है इसमें, वही है कि आपने जो सिलेक्ट किया है इसका आपने सेल्फिंग किया और अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्लांट्स मिले, आपने डिसीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट किया और उसमें आपने देखा कि जो मर गए उनको हटा दिया और जो बचे हैं उनमें कौन सी लाइन है, एक बार और हो जाएगा, जैसे इसमें 2 बार किया 2 बार करेंगे इसको, कौन सी लाइन है जिसमें डिसीज़ रेजिस्टेंस तो आ गया, देख लिया हमने क्योंकि डिसीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट किया। अब उसके बाद उत्पादन क्षमता और फिनोटाइप में जो इसके समान हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके एक बार आप अपने यहाँ पर प्राइमरी यील्ड जो है ट्रायल लगा लीजिए रेप्लिकेटेड, उसमें टेस्ट करके आप एश्योर हो जाइए कि हाँ ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये वाकई में जो है सुपीरियर है। अब उसके बाद फिर उसको फिर से जो है जाने दीजिए क्रिप के ट्रायल्स में, अब वहाँ पर फिर जो है एक नई वैरायटी डेवलप हो सकती है। तो ये हुआ, ये तो बैक क्रॉस मेथड हो गया। इसके अलावा 2 चीज़ें मैं और बताना चाहता शॉर्ट में, सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी के बारे में। हालांकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंथेटिक और कंपोजिट का जो आइडिया है या कंसेप्ट आया है वो इसलिए आया कि ये जो हमें रिस्क रहता है हमारी क्रॉप की वैरायटी में कि परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो ठीक है, कभी कोई एडवर्स कंडीशन आ गई तो पूरी फ्लॉप हो जाती है, डिसीज़ आ गई या ड्राउट कंडीशन आ गई है
उसमें पूरे के पूरे रीजन में लॉस होता है। तो ये लॉस से बचने के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन हो कि हमारे पास प्रोडक्शन भले हाई नहीं आए लेकिन मॉडरेट लेवल पे आए, लेकिन श्योर है, हमें उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो उसके लिए कौन सी वैरायटी डेवलप की, किस तरह की, सिंथेटिक और कंपोजिट। इसमें होता क्या है, इसमें होता सिर्फ ये है कि इसमें ऐसी कई जो है जीनोटाइप जो अपने अपने आप में बेहतर हैं, अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, सुधरे हुए हैं, इम्प्रूव्ड हैं, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के हों, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के हों। क्रॉस पॉलिनेटेड में भी जो इनब्रिड्स हमने आपको बताया था ना इसके पहले सिलेक्शन मेथड में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की किस तरह से इनब्रिड्स को जो है आप सिलेक्ट करते हैं बेहतर, तो ऐसे कई इनब्रिड्स को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद में वो जो वैरायटी बनती है उसी को सिंथेटिक या कंपोजिट कहेंगे। अब इसमें क्या गुण होगा, ये डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप से संबंधित लाइंस हैं कि अगर किसी रीजन में जाते हैं, कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो हो सकता है कि कुछ लाइंस फेल हो जाएं, लेकिन काफ़ी कुछ लाइंस जो है उसको टॉलरेट कर लें उस एडवर्स कंडीशन को, और उसके बाद में वो उत्पादन आपको दे जाएंगे कुछ ना कुछ, आप लॉस में नहीं जाएंगे, है ना। मल्टी लाइंस हैं उसमें, डिफरेंट टाइप के इम्प्रूव्ड जो है इनब्रिड्स हैं या जीनोटाइप्स हैं कि कुछ अगर सेंसिटिव हो गए तो दूसरे जीनोटाइप हो सकता है सेंसिटिव ना हो, तो उनसे आपको यील्ड मिल जाएगी। अब अंतर आता है कि ये सिंथेटिक और कंपोजिट में अंतर क्या है, दोनों एक ही तरह की हैं, इसी तरह से हैं। अंतर सिर्फ इस बात का है कि जब हम सिंथेटिक वैरायटी तैयार करते हैं डिफरेंट इनब्रिड्स की, तो उसमें इनब्रिड्स का हम आपस में कंबाइनिंग एबिलिटी को भी देख लेते हैं। अच्छी कंबाइनिंग एबिलिटी वाले जो होंगे इनब्रिड्स उनको अपन इकट्ठा एक साथ कर लेंगे। तो उससे हमें ये मालूम है कि कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है, तो इसमें अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप भी है तो आगे की जनरेशन में इसका परफॉर्मेंस, यील्ड का परफॉर्मेंस या जो भी और परफॉर्मेंस है वो सब अच्छा ही होना है, श्योर है हम इसमें। लेकिन अगर हम जो है कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट किए बिना हमने अच्छे अच्छे इनब्रिड्स को ले आए और मिला दिए, मान लीजिए कंबाइनिंग एबिलिटी में वो अच्छे नहीं हैं और उनमें जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ओपन पॉलिनेशन हुआ, तो जो प्रोजनीज हैं उनके परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकते हैं। तो अगर हमने नहीं किया कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट और अच्छे इनब्रिड्स को मिला दिया तो जो वैरायटी बनेगी उसको कंपोजिट कहा जाएगा। अगर किया हुआ है कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट तो वो सिंथेटिक के लिए हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ इसकी इतनी यील्ड तो आएगी ही आएगी, श्योर है, क्योंकि कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छे वाले इनब्रिड्स को हमने मिलाया हुआ है, मिक्सचर किया हुआ है। लेकिन कंपोजिट के लिए हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, अच्छा भी आ सकता है और उसका जो है परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकता है। ये हो गया इसका, और अटेंडेंस बना दिया है कागज़ में।